पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है। और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है, यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी, आज इसकी संख्या बढ़कर के 11 हुई है। और हमारा प्रयास है कि हम इसकी संख्या को बढ़ा करके बहुत शीघ्र 100 तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि वन विभाग थोड़ा भी प्रयास कर लेगा, यह आज की आवश्यकता है। रामसर साइट टूरिज्म की दृष्टि से भी, वन्य जीवों की दृष्टि से भी, पक्षियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साइट तो होनी ही है, साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से भी वो इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर हम उसको रामसर साइट घोषित करेंगे तो कम से कम भू माफियाओं के कब्जे से वो मुक्त रहेगी और वहां पर आसानी से इसका कंजर्वेशन करने में हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल इस दौरान हम विभाग के स्तर पर हुए हैं, जिसमें अटल वन है, एकलव्य वन है, त्रिवेणी वन है, ऑक्सी वन है, सिटी वन है। ये सभी प्रकार की स्थापना के कार्यक्रम हुए। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे, सरयू जैसी पवित्र नदियों के किनारे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम चले हैं। एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के दोनों तटों पर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उपयुक्त प्रजाति के वनों के रोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। हमारे प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर हैं, हर जिले के अंदर एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। और मेरा मानना है, मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी जनपदों ने कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक अपने अपने जनपद में किया है। इसमें जौनपुर में पीली नदी जनपद के में सफलता की एक नई कहानी है। ऐसे जालौन के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य है, आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट के लिए कृषकों को भी धनराशि वितरण का कार्य किया और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। दुधवा नेशनल पार्क, इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें तमाम प्रकार की कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर के लखनऊ से, बरेली से वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी को भी हम लोगों ने वहां पर प्रभावी बनाया है। और आज प्रदेश के अंदर वन पर आधारित जो उद्योग हैं, जो इस वर्ष की थीम भी है, इस प्रकार के लगभग 2467 ऐसे ग्रीन इकोनॉमी मॉडल के जो वन आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य भी लगभग यानी 2467 ये अब तक यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, जो चीजें हमारे सामने आई हैं और जिस बातें हमारे सामने हैं। अक्सर हम जाते हैं, किसी भी जू में आप जाएंगे, किसी भी हम अगर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति वहां एक चीज देखने के लिए जाता है और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, वहां हिरन को देखने कम जाते हैं, बाघ को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं देखता था गोरखपुर में प्राणी उद्यान बना है। जब शुरू में वहां टाइगर नहीं था तो मैं बच्चों से कहता था तुम लोग गए कि नहीं गए वहां, तो स्कूली बच्चे कहते थे कि गए थे लेकिन आता था
मुझे बड़ा संकोच होता था, भाई अब हमने बड़ी मेहनत करके उसको चालू किया है और सब लेकिन कहते हैं। और अब मैं देखता हूं कि वहां प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोग आते हैं उस जू में। अब कोई लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि अब वहां कई टाइगर हो गए। टाइगर हैं, लोग बड़े उसके साथ जाने के देखते हैं। ये जो टाइगर है ना, वो ठीक है, एक चुनौती है हमारे सामने कि कभी कभी वन्य मानव वन्य संघर्ष होता है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्य संघर्ष को आपदा की श्रेणी में लेकर के अपनी ओर से सहायता देना प्रारंभ किया। लेकिन एक जो हमारे सामने है, मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, तो ठीक है उसके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। नेपाल के अंदर व्यापक पैमाने पे वृक्ष, वहां पे वृक्ष काटे गए, वहां पर इलीगल जो कटान हुई है, इसके नाते भी वहां के भी वन्य जीव उत्तर प्रदेश के अंदर ही इस पूरे हमारे दुधवा में और उसके अगल बगल के जो पार्क हैं उसमें आए हैं। लेकिन वन्य जीव हमला अचानक नहीं करता है। अगर कोई, मैं करता हूं, लेपर्ड वगैरह को छोड़ दें तो सामान्यतः टाइगर अचानक हमला नहीं करता है। हाँ, अगर उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बीच में कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से हम देखते हैं टाइगर कभी अचानक हमला नहीं करता है, लायन अचानक हमला नहीं करता। हाँ, उसके क्षेत्र का अतिक्रमण करके हम जबरन करने का प्रयास करें। जब उसको लगता है कि मुझ पे हमला कोई कर सकता है, तभी वह हमला करता है, अन्यथा नहीं हमला करता। क्योंकि मैं बचपन से उनकी प्रकृति को जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि मेरा जन्म जहां हुआ था, मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी से जंगल प्रारंभ हो जाता था। और जंगल प्रारंभ होता था, हम लोग देखते थे, कभी छेड़ता नहीं था, उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। लेकिन अगर हम उसके साथ, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हिंसक होगा, या उसका दायरा हम सीमित करने का प्रयास करेंगे तो हिंसक होगा। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने उस समय की चुनौती को ध्यान में रख करके जो हमारे सामने आई थी, मैं तो देख रहा था अभी पिछले दिनों, गत वर्ष एक टाइगर यहां सीतापुर में आया, उसने एक भी मानव को क्षति नहीं पहुंचाई। वो कर्तनिया से या फिर दुधवा से ही आया होगा, और यहां आकर के बहुत यंग था, लगभग 7-8 वर्ष का था, और कई दिनों तक रहा। उसको पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए, रेस्क्यू के लिए अनेक टीमें लगी। मेरी चिंता यह थी कि कोई इसको मार न दे, क्योंकि लोग मांग करने लगते हैं किसी के पशु को नुकसान पहुंचाएगा तो। और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता था यहां से, भाई देखो उसको नुकसान न हो। और रेस्क्यू करके उसको गोरखपुर जू ले जा रहे थे। मैंने कहा जू में क्यों ले जा रहे हो, 7 वर्ष का है, उसको वापस जंगल में छोड़ दो, दुधवा में कर्तनिया में छोड़ करके आओ उसको। और मुझे अच्छा लगा कि वन विभाग के लोगों ने उसको रेस्क्यू करने के उपरांत उसने कोई जनहानि नहीं की, और उसको सफलतापूर्वक फिर रेस्क्यू करके वापस वन के अंदर लेके चले गए और वहां रह रहा है। यानी वन है तो बाघ है, बाघ है तो जैव विविधता है, और जैव विविधता है तो हमारी जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि है तो मानव सभ्यता है। इसलिए वन संरक्षण यह केवल मानव सभ्यता के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीव सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की मनुष्य है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ऑनरशिप को अपने ऊपर लें और वन के संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करें। हम लोगों ने इस वर्ष भी वन विभाग के बजट को अच्छा खासा किया है। देखिए, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर पैसे के लिए हम कभी हाथ नहीं बांधते, पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। जैसे
सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग जब आए थे तब से आज की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के मुद्दे पे बजट आप देखेंगे तो ये कई गुना हम लोगों ने बढ़ा करके दिया है। हम लोगों ने कहा यहां कॉमन मैन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपए विभाग को दिए हैं। पौधशाला प्रबंधन के लिए 220 करोड़ दिए हैं। वन बल आधुनिकीकरण के लिए इनको 10 करोड़ दिए हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड भी दिया है। क्लीन एयर मैनेजमेंट के लिए 194 करोड़ दिए हैं और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए जो बनने जा रहा है उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए इन्हें उपलब्ध करवाए हैं। और प्रदेश के अंदर मुझे याद है 2017 के पहले गांगे डॉल्फिन लगभग समाप्त सी हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के बाद गांगे डॉल्फिन फिर से देखने को मिल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नदी डॉल्फिन जनगणना हुई थी 23 में, देश के अंदर 6,327 डॉल्फिन में से अकेले उत्तर प्रदेश में 2,397 उत्तर प्रदेश में ये पाई गई। जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में हम लोगों ने रेड हेडेड जो जटायु था, गिद्ध था, उसका संरक्षण का केंद्र गोरखपुर में बनाया है और सफलतापूर्वक वहां पर वह संचालित है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।